तो शुरू करते हैं भारत की नदियों के बारे में पढ़ना। आज का टॉपिक है अपवाद तंत्र। हम लोग पहले इससे पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग गंगा नदी, सिंधु नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो ये है मैप, गंगा का मैदान किधर है, सिंधु मैदान किधर है, सिंधु नदी किधर है, ये सब नदियों के बारे में दिया है। नदियों का ये मैप है। मैप पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी नदी किधर से जाती है। नर्मदा नदी है जो ज्वार नदबूब का निर्माण करती है, और तापी नदी, और ये है गंडक, घाघरा, ब्यास नदी। ये सब नदियों और झीलों के बारे में दिया गया है। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की भांति भारत से बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा पर्वत शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार का मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यानी कि ये बाहर ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है और भारत में कम है। यू आकार का मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश के गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में से कुंवसरी, कामेंग, धनसरी, मनस और तिस्ता, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो इन सब का नाम अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि कामेंग, धनसरी, सुबनसिरी, मनस, तिस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र नदियों के सहायक नदियां हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत के क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती हैं, तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ यह गुम्फित होकर अनेक द्वीपों को जन्म देती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम और बांग्लादेश में भारी जानमाल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता है। ऐसा ही हमारे इधर कोसी नदी करती है, जिसमें बार बार परिवर्तन होने की वजह से इसको बिहार का शोक कहा गया है। यमुना नदी के बारे में जानते हैं। यमुना नदी, यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग यानी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन आदि है। इसके दाहिने तट से आकर मिलती है। अभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियाँ बाएं तट से आकर मिलती है, कौन सी दाहिने तट से, तो ये दाहिने तट से आकर मिलती है ये सारी नदियाँ। आगे है घाघरा। यह नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यानी ये जो घाघरा नदी है वो मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। मापचा चुंगो हिमनद यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसको करनाली या घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को करनाली नदी या घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा में मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि घाघरा को ही यूपी में सरयू बोला गया है। नेक्स्ट है गंडक नदी। यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। मतलब ये गंडक नदी के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं। कोसी नदी आ गया। कोसी नदी, यह नदी भी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सुपौल जिले में। इसको याद रखिएगा। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ भी धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लिखू, दुग्ध और तंबूर प्रमुख है। यह इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है।
इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। कोसी जो एक तरफ अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने क्रूर बाढ़ की विभीषिका से इसे अभिशप्त भी करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए इसके दोनों तट पर तटबंध बनाए जाते हैं। कोसी नदी भी बहुत मार्ग परिवर्तन के कारण ये क्या होते हैं, ये बाढ़ का कारण बनती है और बिहार का शोक कहा जाता है इसको। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। खंभात की खाड़ी भड़ोच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भेरा घाट में संगमरमर के शैलखंडों में यह नदी गहरे जॉर्ज से बहती हुई धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा तट पर होता है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी छोटी हैं जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यों में ये प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरा है तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के ही समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। पूर्णा नदी तापी की एकमात्र नदी है पूर्णा नदी। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसमें गोवा की मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती, नेत्रवती और केरल की पेरियार, पंबा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख है। छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रधान है। एक पॉइंट है कि राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा काकोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण, यानी काकोलत का ठंडा पानी, राजगीर का गर्म पानी का झरना। महानदी यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। महानदी इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक तथा तेल अक्सर पूछा जाता है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। जोंक नदी, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि जोंक और तेल नदी कहाँ किसकी सहायक नदी है, तो ये दोनों महानदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिम घाट से निकलती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैली हुई है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इस नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित है। प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी है? प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मंजीरा। ये बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से विभूषित किया गया है। दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण गंगा कावेरी होती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा नदी है। भीमा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा ये सब इसकी सहायक नदी कृष्णा की। आगे कावेरी नदी
की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी। अंततः यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर के से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, जिनमें दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा प्रमुख हैं। क्या आप जानते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात में बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र का विद्युत प्रदान होता है। अब आपके लिए है कि ज्ञात कीजिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है और यह कहाँ अवस्थित है। आप खोज के इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जलाशय, आगे टॉपिक है जलाशय यानी झील। झील क्या होते हैं? कश्मीर स्थित डल तथा वुलर झील, नैनीताल राजस्थान का सांवर झील, बेगूसराय का कांवर झील, पश्चिमी बिहार बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित हैं। ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण के केंद्र होते हैं। क्या आपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया? झील आखिर होते क्यों हैं? इसका क्या महत्व है? जरा सोचिए, यदि उन स्थलों पर झील नहीं होता तब वे उतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते? बिल्कुल नहीं, जितना आज करते हैं। प्रायः जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है, पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ इनके प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होती है। निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नांकित प्रकार। झील आप कौन कौन से झील होते हैं? पहला होता है धसान घाटी झील। धसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झीलों की संख्या अधिक है, यानी धसान घाटी झील अफ्रीका में बहुत पाए जाते हैं। विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण हैं। भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है, यानी कि तिलैया बांध जहाँ है वहाँ पे धसान घाटी के कृत्रिम झील बनाया गया है। गोखुर झील, नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। अंततः विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है। इसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इसे गोखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरैया मान या बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण है, यानी कि कांवर झील जो है गोखुर झील है। नेक्स्ट है क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होता है? जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख तथा और लावा का आना बंद हो जाता है, तब क्रेटर में वर्षा का जल जमकर जमा हो जाता है और झील में परिणत हो जाता है। बोलिविया का टिटिकाका और टर्की का बॉन झील जैसे क्रेटर झील का उदाहरण है। भारत में लोनार झील भी इसी द्वारा निर्मित हुआ है। फिर फोर्थ है लैगून झील। स्पिट और रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तो ऐसे झील लैगून झील कहलाते हैं। लैगून का उदाहरण भारत का चिल्का झील एवं पुलिकट झील। अवरोधक झील, कभी कभी पर्वतीय प्रदेश में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं तो इससे भी झील बन जाते हैं, इसे अवरोधक झील कहते हैं। हिमानी झील, हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल झील, भीमताल, सातताल आदि सुंदर उदाहरण हैं। सातवां है भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इस झील का निर्माण हुआ है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से कोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। लोकतक या बरयानी जैसे मीठे पानी के झील के साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांबर झील इसी प्रकार के झील हैं। प्रायः देखा गया कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खारे पानी के झील होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेशों के साथ पर्वतीय प्रदेशों के झीलों का जल मीठा होता है। झील मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये नदियों के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायता करती हैं। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचित जल को उपयोगिता
जल की उपयोगिता बढ़ जाती है। झील जब विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है, जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है। ये आसपास के जलवायुविक परिस्थितियों को भी सामान्य करती है। जलीय परितंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा को भी सुंदर, सुहावना और मनोरंजक बनाने में झील मदद करता है। तो आज तक के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको डेली ये हर एक पार्ट इसका मिलता रहे। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये एससीईआरटी बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड का बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी, यूपीएससी और अपकमिंग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।